और अब खबरें तफसील से। जिला पुलवामा के कस्बायार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए एक एनकाउंटर में जैश मोहम्मद के कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जैश का कमांडर यासर परे आईईडी बनाने का माहिर था। वो कुछ बरसों से पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म था। हलाक हुआ दूसरे मिलिटेंट की शनाख्त फुरकान के तौर पर हुई है। वो गैर मुल्की बताया जा रहा है। वो भी कई बरसों से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म था। कस्बायार के दर्दपुरा मोहल्ले में यह एनकाउंटर आज सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक इत्तला पर फौज की 44 आरआर पुलिस और सीआरपीएफ ने मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। मिलिटेंटों ने मुहासरा तोड़ने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों मिलिटेंट को हलाक करने में कामयाबी हासिल की। हलाक शुदा मिलिटेंटों के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें, UBGL और दीगर गोला बारूद बरामद हुआ। इस बीच आज राजपुरा तहसील में आने वाले कुछ देहात में एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल की गई थी। लंबे अरसे से इलाका में एक्टिव थे और बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। यासिर परे जो 2019 में दहशतगर्द बना था, फ़ौज के ख़िलाफ़ एक आईडी लगाई गई थी जिसमें फ़ौज के 2 जवान शहीद हुए थे और कुछ लोग जख्मी हुए थे। उसके बाद भी ये जैश मोहम्मद का आईडी का एक्सपर्ट माना जाता था। इसके अलावा जो इसके साथ पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया जैश का कमांडर था, वो काफ़ी अरसा पहले बांडीपुर गुरेज के रास्ते से क्रॉस करके पाकिस्तान से आया था, जहाँ पर फुरकान अलियास अली भाई के नाम से जाना जाता था। उसकी भी बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शमूलियत थी। ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तानी और जहाँ का लोकल यासिर परे काफ़ी लंबे अरसे से एक साथ मिलके काम कर रहे थे और 1 दर्जन से ज़्यादा FIR इनके ऊपर लगे हुए थे जो अलग अलग जगहों पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से वाबस्ता थे। मैं समझता हूँ कि जो सिविलियन लोग जो इनकी कार्रवाइयों का शिकार हुए, जो लोग इनका टारगेट बने, वो आज राहत की सांस लेंगे कि ये 2 दहशतगर्द जो लोगों के लिए जलाद की तरह थे, लोगों के लिए मौत का पैगाम लेके आते थे, लोगों को जानो माल का नुकसान पहुंचाते थे, इससे लोगों को निजात मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को बड़े अच्छे तरीके से पुलिस ने और फोर्सेस ने अंजाम दिया। किसी भी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। मैं इसके साथ ये भी कह दूं कि अवाम ने, पब्लिक ने जिस तरीके से बहुत अच्छे से बिहेव किया, अवाम को भी इस बात की शाबाशी है। नहीं तो कई बार ऐसे ऑपरेशन में अगर अवाम फालतू की दखलंदाजी, अनलॉफुल दखलंदाजी करते हैं तो साथ साथ मिलिटेंट के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है उसके साथ ऐसे सिविलियन भी कार्रवाई की जद में आते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने बहुत अच्छे से बिहेव किया, पुलिस के साथ, फोर्सेस के साथ ताउन किया। बड़ी खबर इस वक्त की। राजौरी कदल श्रीनगर में फायरिंग का वाकया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। मजीद तफसीलात का इंतजार। राजौरी कदल से श्रीनगर में फायरिंग का वाकया हुआ है। एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। आपको बता दें, श्रीनगर में राजौरी कदल में फायरिंग का वाकया हुआ है और एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजौरी कदल की तस्वीरें। श्रीनगर में राजौरी कदल में फायरिंग का वाकया पेश आया है। एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। ये फायरिंग किसने की, ट्रैफिक पुलिस एहलकार कौन है, इसकी तफसीलात का इंतजार है। इस पूरे वाकये को लेकर मजीद तफसीलात का इंतजार है। फिलहाल ये खबर आई है कि श्रीनगर के राजौरी कदल में फायरिंग हुई है जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी है। आपको बता दें कि राजौरी कदल श्रीनगर में फायरिंग का वाकया पेश आया है। उसमें एक ट्रैफिक एहलकार के जख्मी होने की खबर है। इस पूरे वाकये की तफसीलात का इंतजार है कि क्या कुछ हुआ है राजौरी कदल श्रीनगर में। फायरिंग की फिलहाल खबर है और इस फायरिंग में
एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की खबर है। और आगे बढ़ेंगे। डीजी पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान नई हिकमत अमली अपना रहा है। पाकिस्तान टीआरएफ नाम का सहारा लेकर मिलिटेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीआरएफ के खिलाफ काफी कार्रवाइयां अंजाम देकर पाकिस्तान के मंसूबे को नाकाम बनाया है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के हैंडलर्स और पाकिस्तान की एजेंसीज के इशारे पर एक नाम जो कल तक एक सिर्फ मान लीजिए कि एक मीडिया सोशल मीडिया एंटिटी था जिसको हम टीआरएफ कहते थे, आज टीआरएफ को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस दहशतगर्द तंजीम के अंदर जैश भी, लश्कर भी और लश्कर के जितने भी छोटे मोटे डेरिवेटिव्स हैं, एफिलिएट्स हैं, वो सारे इसके अंदर काम करते हैं। कार्रवाई कोई भी मिलिटेंट आउटफिट करे मगर उसका नाम टीआरएफ के खाते में दिया जाता है, क्योंकि टीआरएफ को पाकिस्तान की एजेंसी इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही हैं जैसे कि जहां के लोग इस तरह के टेररिस्ट आउटफिट को चलाने में लगे हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि जहां के लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम से कम है। जैसे मैंने कहा, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एजेंसीज़ की है, पाकिस्तान नवाज फोर्सेस की है, जो इस तरह के एलिमेंट जो छोटे बच्चे हैं, जिनको अभी पूरी समझ नहीं है, उनको वर्गला करके इस तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूं कि जो टीआरएफ के ख़िलाफ़ पिछले एक महीने के दौरान कार्रवाई हुई है वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन श्रीनगर में और श्रीनगर के आसपास हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भदरवा में आवाम से खिताब करते हुए बीजेपी पर तनकीद की। उमर ने कहा कि लोगों की रजामंदी के बगैर झूठे वादों की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बतौर वजीर आला उनके दौर में श्रीनगर से 40 बंकर हटाए गए थे, लेकिन बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने उन बंकर्स को दोबारा नस्ब किया। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद का नाम लिए बगैर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस आर्टिकल 370 पर दोहरा मयार अपना रही है। चलिए, मैं मानता हूं 370 की बात बीजेपी ने अपने मंशूर में की थी, लेकिन यूटी की बात तो किसी ने नहीं की। यूटी की मांग तो लद्दाख के लोगों की थी, और वो भी करगिल नहीं। करगिल के लोग तो कश्मीर के साथ रहना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के साथ रहना चाहते थे। यूटी की बात तो लेके बोध करते थे। कश्मीर के लोगों ने यूटी नहीं मांगा, जम्मू के लोगों ने यूटी नहीं मांगा, लेकिन ये यूटी हम पे ठोसा गया। और ठोसने के बाद भी जब हम उनसे पूछते हैं कि ना बताइए ना, इस यूटी का यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिला, कौन सा डेवलपमेंट हुआ। कुछ पार्टियों ने ये आदत बनाई हुई है 2-2 आवाजों में बात करने की। कोई एक कहता है कि बस 370 गया, अब इस पे बात ही नहीं करनी। फिर दूसरा मेरे एक तकरीर की जवाब में प्रेस में कहता है कि नहीं जनाब, 370 तो हमारी विरासत है, हम तो 370 लेके रहेंगे। अब ये कंफ्यूजन क्यों? कम से कम एक बात को लोगों को मानना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन चीजों को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम दिल्ली में भी वही। आईन कोई मजहबी किताब नहीं है कि जिसमें कोई तब्दीली न हो सके। मरकजी सरकार की जानिब से 370 को गलत तरीके से हटाने पर उनके साथ इख्तिलाफ है। इन बातों का इजहार सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने किया। उन्होंने पुंछ में कांग्रेस के एक जलसे से खिताब किया। आज़ाद ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 370 के हवाले से कुछ नहीं किया। आज़ाद ने कहा कि सिर्फ वही 303 बरसों से पार्लियामेंट में इस मामले पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए इस पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो लोगों के साथ झूठे वादे करने में यकीन नहीं रखते। आज़ाद ने कहा कि अभी उनके लिए वजारत आला का ओहदा अहम नहीं है, बल्कि अपनी ज़मीन और नौकरियां बचाना और इंतखाबात करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मतभेद हमारा सिर्फ इस सरकार से और नेहरू जी के वक्त में हमारे आईन में, या नेहरू जी तो यहां नहीं थे, बख्शी साहब के वक्त में कुछ आईन में तब्दीलियां आई, सादिक साहब के वक्त में आईन में तब्दीलियां आई, लेकिन वो असेंबली के जरिए आए,
वो असेंबली ने पास की, जो कि हमारे बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई अगर आप आईन में तब्दीली लाओगे तो वो वहां की असेंबली करनी चाहिए। हमारा इस वक्त की सरकार से जो लड़ाई सब लोगों ने हमने लड़ी, आपने देखा होगा जब 370 को हटा दिया, स्टेट के हिस्से किए, हमने कहा कि मरकजी सरकार को ये इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ला सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए नहीं, गवर्नर रूल के जरिए नहीं। पीडीपी के हवाले से उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर जम्मू कश्मीर में नई सियासी बहस छिड़ गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एनसी की गैर मशरूत हिमायत के बजाय बीजेपी का हाथ थामा, जो 370 हटाने की अहम वजह बना। अगरचे इस हवाले से अभी भी पीडीपी का रद्दमल सामने नहीं आया, तहम बीजेपी और अपनी पार्टी ने अब गुपकार अलायंस के मुस्तकबिल पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि गुपकार अलायंस जल्द ही खत्म होगा। अपनी पार्टी का कहना है कि यह अलायंस जल्दबाजी में हुआ और उनके इख्तिलाफ जल्द ही सामने आने शुरू हो गए थे। कांग्रेस का कहना है कि वो गुपकार अलायंस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, मगर वो रियासत का दर्जा बहाल करने और इंतखाबात कराने की अपनी मांगों पर कायम है। जो इकट्ठे होकर के बैठे थे किन्हीं मुद्दों को लेकर के, उनके अपनी ही विचारधारा नहीं मिलती तो आगे कैसे चल पाएंगे। ये साफ जाहिर है कि ये जो गुपकार अलायंस है ये टूट के कगार पर है। तो उसमें खलबली तो मची ही थी। तो आज जाहिर हुआ है कि ये जो पीएचईडी बनी थी ये जल्दबाजी में बनी थी, बिना इस सोच विचार के बनी थी, और जो कंपीटिंग आइडियोलॉजीज हैं वो इकट्ठे आने की कोशिश की, वो हो नहीं सकता था। तो मुझे नहीं लगता कि पीएचईडी का वजूद अब है। यहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हम उनके आंतरिक मामलात में कोई कमेंट नहीं करना चाहते, और हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जो कर रही है, आम लोगों के साथ जो कर रही है, और जो जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक रियासत के साथ किया है, वो बिल्कुल गैर कानूनी और गलत है। और उसका रोष और गुस्सा जो है सब लोगों को है। एक ऐतिहासिक डोगरा रियासत को उन्होंने ख़त्म किया है, तबाह किया है, उसकी पहचान ख़त्म की है। यहाँ पॉलिटिकल अस्थिरता लाई है, इंस्टेबिलिटी है, और हालात बड़े गंभीर हैं, लोग बड़े परेशान हैं, और उस चीज़ का लोगों का हम जो इजाला कैसे और उनकी समस्याओं का यहाँ जल्द रियासत का दर्जा बहाल हो, चुनाव हो। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को टरबाज यानी बड़ा झूठा करार दिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद के हवाले से उमर अब्दुल्ला के बयान पर तबसरा करते हुए लोन ने कहा कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसने बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया है। मुफ्ती साहब हैं नहीं जिंदा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन देखिए क्या बोला उन्होंने। हालांकि उनकी जो बेटी है वो इनकी अलायंस पार्टनर है, तो और ऐसा बोला कि भाई बीजेपी के साथ मुफ्ती साहब ने हाथ मिलाया, जैसे खुद कभी मिलाया नहीं है। वो तो पहले तो बीजेपी को यहाँ लाने वाले उमर साहब ही थे, वो तो दुनिया को मालूम है। और ये हमारे कश्मीरी में एक बात कहते हैं टरबाज। उमर साहब अब इंशाल्लाह कश्मीर के सबसे बड़े टरबाज बन रहे हैं। जो अखा का टार होना अल्लाह ताला दी उनमें भी। अब नया टार है कि अगर हम होते तो क्या करते हैं। हमने आपको 2010 में देखा है, जब आप बच्चों को मार रहे थे, नौजवान बच्चों को, तो यूनियन होम सेक्रेटरी तय करता था कि कर्फ्यू में रिलैक्सेशन कब होगी। आप नहीं देते थे, आपने सब दे दिया था उधर। हमने ये भी आपका देखा कि जब इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, आपका अलायंस था तब बीजेपी के साथ, उन्हें रिजेक्ट किया। आम राय थी दैट प्रॉपर्टी डिमांड्स आप इस्तीफा देंगे, आपने नहीं दिया, यू स्टक टू पावर। सो अब डरबाज बोलते कि अगर हम क्या करते, 370 को पार्लियामेंट ने लिया है, पार्लियामेंट में हटाया है। उसी पार्लियामेंट में जिसमें जब वो लिया गया, इनके जो पार्लियामेंट मेंबर है वो हंस रहे थे तब, नन ऑफ देम डिड एनीथिंग। तब अगर हाँ किसी ने कपड़े फाड़े कुछ किया, वो फयाज मीर साहब यहाँ बैठे इन्होंने किया। सो वो भी हिस्ट्री याद रखेगी। सो ये बोलना कि नहीं जी अब अगर हम होते तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते। कभी बोलते हैं वोट डिवीजन, कभी बोलते हैं कुछ। ये जो उमर साहब कल गए इंदरवाल, वहां तो नहीं वोट डिवाइड होगा उसका सरूरी साहब का, डोडा में तो नहीं डिवाइड होगा मजीद वानी साहब का। ये क्या वहां वोट डिवीजन के लिए बीजेपी ने भेजा है उनको? वरना जिस चुनाव में बीजेपी एक सीट नहीं लेती थी, आज 4 हैं उसके पास बिकॉज ऑफ वोट डिवीजन।
ये कौन कर रहा है वोट डिवीजन? किसने भेजा उनको वोट डिवाइड करने के लिए? वरना है वहां कांग्रेस, जीतने दे उनको। रियलिटी है, अगर वहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी, कांग्रेस जीत जाएगी। ये वहां तीसरे नंबर पर हर जगह है, लेकिन भेज रहे हैं हर एक को। किसने भेजा है वहां? सज्जाद गनी लोन मानते हैं कि दफा 370 और 35 से दोबारा वापस मिलेंगे। उनका ताहम कहना है कि यह सोचना गलत होगा कि बीजेपी इसे प्लेट में लाकर देगी। Kashmiri and you are a Muslim. Don't equate yourself with farmers. Don't be under any delusions. कोई किसी को परेशानी नहीं है कश्मीरी मुसलमान क्या कह रहा है, आपको गलत ख्याल है। ये जो नया हमने लगाया 370 की डिमांड मर ही नहीं सकती है, याद रखना एक चीज, ये कभी नहीं मरेगी। अगर मैं बोलना बंद कर दूं, उमर साहब बोलना बंद कर दें, ये मरेगी नहीं, ये हमेशा वहां रहेगी। और एक दिन आएगा जो मुझे पूरा यकीन आएगा कि ये खुद आकर लाएंगे, हमारी वकालत की वजह से नहीं। एक ऐसा प्रेशर आ जाएगा कि ये खुद लेकर आएंगे, ये याद रखना मेरी बात। राइट, यू विल ईदर गेट इट इन द पार्लियामेंट और यू विल गेट इट इन द कोर्ट। कोर्ट में वी वर द फर्स्ट पार्टी जो गए, ये तो अब गए हैं। जब हम जेल में ही थे तब हमारे बाहर थे ये अदनान साहब, इनने जाकर पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज में पहले हम गए। वी विल फाइट इट देयर। जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, वी हैव टू कन्विंस द पार्टी। जब तक ये बीजेपी ये तो नहीं देंगे, इसके बाद देखो क्या करता है अल्लाह, कौन सी पार्टी आएगी, ये तो उम्र पर रहेंगे नहीं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। राज्यसभा में वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब देते हुए कहा कि साल 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी और दहशतगर्दाना हमलों के वाकयात में कमी आई है। 2018 में दरअंदाजी की कुल 143 वाकयात हुए। रवां साल नवंबर तक दरअंदाजी के सिर्फ 28 वाकयात दर्ज हुए हैं। 2018 में दहशतगर्दी के लगभग 417 वाकयात दर्ज किए गए थे। रवां साल नवंबर तक दहशतगर्दी के कुल 244 वाकयात पेश आए हैं। अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 के दौरान ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के 32 एहलकार और जम्मू कश्मीर पुलिस के 19 एहलकार शहीद हुए हैं। दिसंबर 2020 से नवंबर 2021 तक 165 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, 14 को गिरफ्त में लिया गया। रवां साल अक्टूबर में 115 कश्मीरी पंडित खानदान जम्मू मुंतकिल हुए हैं। ये खानदान सरकारी मुलाजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं जो सरमा में सरकारी मुलाजमत के पेश नज़र और तालीमी इदारों में सरमा की तातीलात की वजह से जम्मू हिजरत करते हैं। कश्मीर में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात की जानकारी भी दी गई। अक़लियती तबक़े की आबादी के अतराफ पेट्रोलिंग में इजाफा किया गया। उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मजबूत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस मौजूद है। मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के वाक़यात में कमी आई है। 370 की तनसीख से कबल अप्रैल 2017 से अगस्त 2019 तक दहशतगर्दी के तकरीबन 843 वाक़यात पेश आए, जिसमें 86 शहरियों की जान गई जबकि 78 जवान शहीद हुए। 370 मनसूख किए जाने के बाद मजमूई तौर पर 496 वाक़यात पेश आए, जिसमें 79 शहरी हलाक हुए जबकि 45 जवान शहीद हुए हैं। खिते में इन दिनों खूब सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। गुज़श्ता रोज़ अवामी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी लीडर सूफी यूसुफ ने तंजिया अंदाज इख्तियार करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बीजेपी की अपनी पार्टी करार दिया था। उसके बाद आज अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर ने सूफी यूसुफ के बयान को मुस्तरद किया। रफ़ी मीर का कहना है कि इस तरह के बयानात कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए जानबूझकर दिए जाते हैं। उनका कहना है कि आवाम जानती है कि अपनी पार्टी का वाज़ेह एजेंडा आम लोगों से मुताल्लिक है। हमने वाज़ेह कर दिया और साबित कर दिया, जब बीडीसी इलेक्शंस आए हमने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हम किस पार्टी के खिलाफ है और किस पार्टी के हक में वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमारा एक एजेंडा है, हमारा एक आइन है, उसके लेकर हम आए हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों के रहने वाले लोग खुद ये समझेंगे हम कहाँ पे खड़े हैं। उनके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे उम्मीद है हमारी जबान से सुनने के बजाय आप लोगों से सुनेंगे कि उनकी क्या वक़्त है और हमारी क्या वक़्त है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में कलशे गांव में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में 14 ढांचे खाकस्तर हो गए हैं। उधर आग से मुतासरा कुंभों की बाज़ाबातकारी के लिए फौज और जिला इंतजामिया ने इक़दामात शुरू किए हैं।
पेश है मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। यह बांडीपुरा के सरहदी इलाके तुलेल में टटरी कुलसे गांव के दिल दहला देने वाले मनाजिर। लोगों के मुताबिक एलओसी के करीब इस बस्ती में रात के 2 बजे आग भड़क उठी। तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैल गई। मकानात लकड़ी के बने होने और इन मकानों में घास और मौसम सरमा के पेश नजर जमा किए गए बालन की वजह से ये आग ज्यादा ही तबाहकुन साबित हो गई। इस पर अलमिया ये कि सड़क तंग होने की वजह से फायर इंजन इलाके में पहुंच ही नहीं सके। यूं ये मकानात मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए। मकामी लोगों के मुताबिक इस दौरान इलाके में सबसे पहले फौज दाखिल हुई। उन्होंने आग को मजीद फैलने से रोका। जिला इंतजामिया के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर इस वारदात में 10 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए। इंतजामिया के मुताबिक इलाके की जानिब इमदादी सामान रवाना किया गया है। उधर गुरेज के सियासी लीडरों ने मुतासरीन की फौरी बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया है। इस वक्त जलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम स्टॉकिंग करते हैं। इस वक्त सब कुछ राशन वगैरह 6 महीने का 7 महीने का राशन, बाकी चीज़ें, कपड़े, हर चीज़ का स्टॉकिंग किया जाता है। लकड़ी, घास पशुओं के लिए, तो वो सब जल गया। तो मेरी गवर्नमेंट से मुअद्दबाना गुजारिश है, एक तो उनको कंपनसेशन जल्दी दिया जाए, लकड़ी फ्री दी जाए, टीन शीट्स दिए जाए, राशन जो है कोई 8 महीने का फ्री दिया जाए। 10 घर जो जल गए हैं, इनका पूरा प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर इनके लिए रहने के लिए कुछ नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, कपड़ा नहीं, बड़ी मुश्किल से इन्होंने जानें बचाई है। और मैं हुकूमत से चाहता हूँ कि इनके लिए फिल फोर कुछ अच्छा इक़दाम उठाया जाए ताकि इनको रिहेबिलिटेट कर सकें। इंतजामिया के मुताबिक इलाके में आग से मुतासर हुए कुंभों और नुकसान के हतमी तफसीलात जमा करने का काम चल रहा है। लोग आग की इस वारदात के दौरान फौज के किरदार की सताइश कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि गांव में तीसरी बार इस तरह की वारदात पेश आई है और हर बार फौज ने सबसे पहले गांव में पहुंचकर बाकी बस्ती को बचाने का काम अंजाम दिया है। रात को 1:30 बजे के आसपास आग लग गई और पूरे 10 घर जल गए। इसमें हमें फौज की तरफ से बहुत मदद मिला सर। इसमें सर हमें जो भी उस समय मतलब सिविल एडमिशन नहीं पहुंची, फौज की तरफ से ज़्यादा मदद मिली हमें। हमारे फौज ने इतना हेल्प किया, बहादुर फौज ने हमारे हाथ 2017 में जले, फौज ने हेल्प किया। 2009 में जले, हमारे तीसरी बार गाँव जला। तो अभी भी सबसे पहले हमारे को फौज पहुंच गई, सबसे पहले। उसके बाद पुलिस आई बड़ोगाम से। मौसम सरमा की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद की जा सकती है कि इंतजामिया इन लोगों की बाज़ाबातकारी में कोई ताखीर नहीं करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सबकदोश होने वाले चीफ एजुकेशन अफसर किश्तवाड़ को मुअत्तल कर दिया है। सीईओ रशपाल सिंह चौहान के जारी करदा हुक्मनामे को इल्तिवा में रखा गया है। डीसी ने मुअत्तली के हुक्मनामे में लिखा कि हुक्काम की नोटिस में लाया गया था कि 30 नवंबर को रिटायर होने वाले सीईओ ने रिटायरमेंट के आखिरी दिन गैर जरूरी तौर पर कई असातिज़ा के तबादले का हुक्म जारी किया। सीईओ की तहवील से जब्त किए गए रजिस्टर से तस्दीक हुई कि असातिज़ा के तबादले के अहकामात डिस्पैच रजिस्टर पर दर्ज हैं। इसमें जेन्युइन केस है, उनको रखा जाए। जो जेन्युइन नहीं है उनको देखने की जरूरत है, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पर जिन लोगों की ट्रांसफर होनी चाहिए वो नहीं हुई है। सिक्योरिटी बेस पर देखा जाए कि 10-10 साल से 20-20 साल से वो लोग बैठे हैं। जो जेन्युइन केस है मेडिकल ग्राउंड पर उनको देखा नहीं गया। जो फर्जी जिन्होंने सर्टिफिकेट्स बनाई है उनको इस ट्रांसफर लिस्ट में रखा गया है। लिहाजा हम चाहते हैं कि जो जेन्युइन इस लिस्ट में ट्रांसफर हुए हैं उनको रखा जाए और जो गलत इसमें हुए हैं उनको देखने की जरूरत है। कि सीईओ कल ही रिटायर हो रहा था, ये टोटली एथिक्स के खिलाफ है
और इसमें गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम क्लियर डायरेक्शंस हैं कि वंस यू आर रिलिंक्विशिंग द ऑफिस, तो इनको कोई ऑर्डर्स इशू नहीं करने चाहिए थे, और वो भी इस तरह से हेफाजत में और जल्दबाजी में क्या ज़रूरत थी, जिससे कहीं डाउट्स पैदा इशू रेज हुए और उस वजह से ये सारा एक्शन लेना पड़ा। रिकॉर्ड सीज हो गया है और इंक्वायरी हमने। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए इंतजामिया मुख्तलिफ महाजों पर काम कर रही है, लेकिन शहर के वस्त में कई सड़कें इस कदर खस्ता हाल हैं कि स्मार्ट सिटी का ख्वाब महज दावा नजर आ रहा है। अगरचे कई सड़कों की मरम्मत की गई है, लेकिन सयाती मरकज डलगेट में खस्ता हाल सड़क मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों के लिए भी दर्द-ए-सर बनी हुई है। आयरन ब्रिज के करीब एक जानिब के रोड को ही मैग्नेमाइज किया गया है। नाकिस रास्तों की वजह से इलाके में ट्रैफिक का इज़्दिहाम लगा होता है। हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट ने सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और नईम अहमद से बात की, जिन्होंने यकीन दहानी कराई कि चंद दिनों में मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसको टूरिस्ट को भी, लोग आम लोगों को भी और गाड़ियों को भी इसमें खड्डाई, देखो इसको जब से ये पुल बनाया इधर ये आगे पीछे का रोड ऐसा ही छोड़ दिया उन्होंने, और देखो घर जिसमें कितना गाड़ियों से उठता है, लोगों को कितना तकलीफ है। अब पूछिए मत इसमें कितना ट्रैफिक जैम होता है सर, बहुत परेशानी होती है। और हमारा यहाँ पर रास्ता है, हम रहते ही यहाँ ये डलगेट में, इस चौक में बहुत प्रॉब्लम होती है चलने में भी। 2014 से अभी तक यहाँ से मैगडम नहीं डाला है इन्होंने, यहाँ से कोई देखता भी नहीं है। यहाँ पे हमने परसों खुद ही लाए, भराई किया, ऑटो वाले आए, यहाँ पे फ्रूट दुकानदार आए, सब हमने यहाँ पे खुद इसको मेहनत की है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारी सड़क यहाँ से ठीक हो। 2014 से सैलाब के बाद यहाँ से कभी मैगडम नहीं डाला इन्होंने। एम्स साइड अवंतीपुरा में काम कर रहे सैकड़ों मजदूरों ने एनसीसी कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि तकरीबन 400 मजदूर यहां काम कर रहे हैं, लेकिन सरमा की दस्तक के साथ ही इनको निकाला जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि वो इस वक्त कहां जाएंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कंपनी के ओहदेदार इनको धमकी देते हैं कि जाओ, कहां जाना है। कंपनी के एक ओहदेदार ने मजदूरों के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मजदूरों को लेबर कवानीन के मुताबिक तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं। ये फैसला लिया कि भाई हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का सिस्टम, इस कंपनी की गुंडागर्दी, इस कंपनी की मैनेजमेंट देख के हमें डर लगता है। यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, लेबर डिपार्टमेंट से, वो आके हम मजदूरों का मसला हल करे, वरना जब तक मसला हल नहीं होगा तब तक हमारी स्ट्राइक चालू। कुछ स्टाफ यहाँ से ट्रांसफर किया है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, क्योंकि अभी हमारा यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक और मार्च, ये तो आप सब लोगों को पता है, हम लोगों को भी पता है, हम कश्मीरी हैं, लोकल हैं, हम सब लोगों को पता है कि 4 महीने यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट हमने यहाँ से स्टाफ ट्रांसफर किया है। वो बड़ा स्टाफ है या छोटा स्टाफ है, क्योंकि उनको तो जाना ही जाना होगा, क्योंकि कंपनी के जो नॉर्म्स हैं मोस्टली वी शुड फॉलो दैट। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 1 माह से सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जलसे व जुलूस मुनक्किद करके आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिशें कर रही हैं। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि इन पार्टियों को यूटी में जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने की भनक लग गई है। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। इन दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी जलसे व जुलूस देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अचानक सियासी सरगर्मियों में आई ये तेजी इस बात की तरफ इशारा करती है कि मुस्तकबिल करीब में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराए जा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी जलसे मुनक्किद करके 370 की बहाली और यूटी को दोबारा रियासत का दर्जा देने की मांग कर रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि दफा 370 की बहाली अब नामुमकिन है। अगरचे ये दो पार्टियां दफा 370 के मामले पर अलग अलग मौक़िफ़ रखती हैं, ताहम ये दोनों जल्द से जल्द अवामी सरकार कायम करने के हक में है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक किस्म का जेल खाना जैसा बन गया था। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी और आज भी लग रहा है कि सच्चाई की बात कर नहीं कोई सकता है, सच बोल नहीं सकता है। और जमहूरियत में इलेक्शन ही लोगों की गज़ा होती है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ये किसी भी जमहूरियत का मुतबादल नहीं हो सकता और हर एक पार्टी को लग रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं इसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो डिलिमिटेशन की प्रतियां हैं वो मेंबर पार्लियामेंट्स को दी गई हैं
तो उस पर भी वो उसका लेखा जोखा करेंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद ये पब्लिसाइज की जाएंगी और लोग भी उस पर सजेशंस अगर देना चाहते हैं तो वो देंगे। जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है, तो लगता है कि आने वाले वर्ष में जल्द इलेक्शन होंगे। अंडरस्टूड है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही इलेक्शनों का आगाज हो जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जैसी दीगर सियासी जमातें भी सरगर्म हुई हैं। अपनी पार्टी दफा 370 की बहाली की मांग नहीं कर रही है, ताहम ये पार्टी रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दे रही है। इलेक्शंस होने हैं, कितनी देर सरकार करे, कितना टाइम लगा ले, लेकिन इलेक्शंस के बिना और कोई चारा नहीं है। जब सारे चुप साध लिए हुए थे तो अपनी पार्टी मैदान में आई। अपनी पार्टी ने उस अंधेरे में लोगों को एक विजन दिया, एक राह दिखाई, एक रास्ता दिखाया। अब वही रास्ता ये लोग फॉलो कर रहे हैं। जो 5 अगस्त वाली, 4 अगस्त वाली रियासत थी, 5 अगस्त, उस रियासत को हमें वापस दीजिए, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर के लोग बेइज्जत हो गए हैं। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि मरकजी सरकार भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात कराए जाएं, ताकि एक अवामी सरकार तश्कील पाए। इनका कहना है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां भी इसलिए मैदान में आ गई हैं क्योंकि उन्हें जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने की भनक लग गई है। ये पार्टियां लोगों के मूड के मुताबिक अपना सियासी एजेंडा तय करने की कोशिश में है। लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने सीनियर लीडर्स को जिस तरह से डिप्यूट कर रही हैं जम्मू कश्मीर में, और वो जाके लोगों से मिल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला भी मिल रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ थे, महबूबा मुफ्ती पिछले कुछ दिनों से लोगों से मिलने की कोशिश, सज्जाद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस काफ़ी एक्टिव हो गई है। तो यस, वो एक लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लोग क्या चाहते हैं और उनके क्या क्या मसाइल हैं, क्योंकि इसी के बेस पे तो उनका मैनिफेस्टो या एजेंडा बिल्टअप होगा आने वाले टाइम में। अगर इलेक्शंस आ जाते हैं तो वो इलेक्शंस में क्या लोगों को प्रॉमिस करेंगे, और मैं इसको एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट लेता हूँ। गौरतलब बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दफा 370 की बहाली की मांग पर डटी हैं, ताहम ये पार्टियां असेंबली इंतखाबात में उतरने की तैयारी में भी मसरूफ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि उनकी पार्टी ने पंचायती इंतखाबात में हिस्सा न लेकर बहुत बड़ी भूल की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। सरहदी जिला राजौरी और इलाके के हजारों बासलाहियत नौजवान क्रिकेटर्स आज यकीनी तौर पर बेहद खुश होंगे। जिले के अमान जरी को कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब किया गया है। वो आइंदा माह दुबई में शुरू होने वाले 4 नेशंस क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम का हिस्सा होंगे। अमान जरी एक उभरते हुए बासलाहियत क्रिकेटर हैं। अमान 11वीं क्लास के तालिब इल्म है। उन्होंने इरफान पठान क्रिकेट एकेडमी पंजाब में तरबियत हासिल की। अमान ने अपने सिलेक्शन को ख्वाब के सच होने जैसा बताया। वाज़ेह के IPL में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले जम्मू कश्मीर के अब्दुल समद और उमरान मलिक को आइंदा सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजीज ने अपनी टीम में बरकरार रखने का फैसला किया है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना स्टार्टिंग से ही मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था, और इंडियन टीम की जर्सी पहनना, इंडियन टीम का लोगो जिस जर्सी पे हो वो पहनना ही मेरे लिए एक स्टार्टिंग से प्राउड का मोमेंट था। और आज मेरे को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इंडियन टीम का एक हिस्सा हूँ। मैंने बस इसी पे फोकस किया। और राजौरी जो है हमारा एक बॉर्डर इलाका जैसे आप जानते हैं, और यहाँ पे क्रिकेट को लेके या स्पोर्ट्स को लेके इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है। आप जैसे बात करें जम्मू कश्मीर में बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, बट हम जिस भी चीज़ से पीछे रहते हैं वो है हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक पुश बैक नहीं है। तो मेरे लिए काफ़ी स्टार्टिंग में मुश्किल रहा, क्योंकि फिर मुझे यहाँ से लुधियाना जाना पड़ा अपनी क्रिकेट एकेडमी में जो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। बहुत खुशी है हमारे फैमिलीज हर कोई कह रहा है कि आपने ये हीरा कहाँ छुपा के रखा था, हमें इसका पता नहीं चला, इतना शरीफ रहा। इसने पहले कुरान हिफ्ज़ किया 2.5 साल में, और उसके बाद इसने तराबी भी पढ़ाई यहाँ पे। उसके बाद ये अपने पढ़ाई के लिए अलीगढ़ चला गया कोचिंग के लिए, वहाँ पे इसने 10th भी की, 11th भी की, आज ये 12th में है। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने इतने दूर तक मेरे बच्चे को। शोपियां जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने बटापुरा में एक क्रिकेट मैच खेला। मैच का इफ्तिताह सोशल वेलफेयर अफसर शोपियां रिजवान असगर
तहसील सोशल वेलफेयर अफसर फरहाना टाक की मौजूदगी में हुआ। एप्पल टाउन और चिनार लीफ की टीमों के बीच ये मैच खेला गया। एप्पल टाउन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर्स में 122 रन बनाए। चिनार लीफ की टीम 73 रन ही बना सकी। महकमे की तरफ से खिलाड़ियों को एजाज और ट्रॉफियों से नवाजा गया। मरहूम अली मोहम्मद लोन का लिखा गया ड्रामा जेल बुला रही है आज टैगोर हॉल श्रीनगर में पेश किया गया। मारूफ थिएटर डायरेक्टर मुश्ताक अली अहमद खान की हिदायतकारी में पेश किए गए इस ड्रामे को देखने के लिए नाजरीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। मुश्ताक अली के साथ एडवोकेट बरकत कौर रतन ने अहम रोल अदा किया। अदाकारी और थिएटर से मुंसलिक अफराद ने ड्रामा दोबारा शुरू होने पर खुशी का इजहार किया। बहुत बड़ा अवार्ड तो इस प्ले करने में ख़ास बात ये थी कि मैंने खुद 34 साल के बाद आफ्टर 34 इयर्स मैंने लीडिंग रोल किया स्टेज पे, जो करना पहले बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन जब कर लिया तो कर लिया। एक अच्छा बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरे जो सामने आर्टिस्ट थे, चाहे मेल फीमेल, वो 25 और 30 की एज ग्रुप के थे और मैं ही इस उम्र का उनके साथ बराबर कर रहा था। बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट इसमें नहीं आते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं उनको हम पकड़ के लाते हैं ताकि आएँ और इस फन को, थिएटर के एक्टिविटी को ज़िंदा रखें। इट इज़ एक्चुअली द प्लेटफॉर्म, अगर किसी मेरी एडवाइस सारे जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके लिए है कि थिएटर कीजिए, और उन सब कॉलेज स्टूडेंट्स से भी यही है कि स्कूल से भी इस्तदा है कि अपने स्कूल्स में थिएटर का एक करिकुलम में लाइए, क्योंकि इसमें यह है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ एक्टर बनना है, ये आपकी पर्सनैलिटी चेंज करेगा। आप ऐसे प्लेस होने चाहिए और सर्दियों के बावजूद भी ये इवेंट हुआ, ये प्ले हुआ यहाँ पे, और आम तौर पे आने वाले दिनों में भी ऐसे कार्यक्रम यहाँ चलते होने चाहिए ताकि जो कश्मीरियत है वो देखने को मिले। बीएसएफ के 57वें राइजिंग डे के मौके पर हमहामा मडगाम में कायम बीएसएफ हेडक्वार्टर्स कश्मीर में तकरीब का एहतमाम किया गया। आईजी बीएसएफ राजा बाबू सिंह ने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इसके बाद शहीद पुरोहित स्टेडियम पर तकरीब का एहतमाम हुआ। शहीदों के अहल खाना ने भी शिरकत की। शुरका को महसूस करने और जवानों की हौसला अफजाई के लिए फौजी जवानों ने गीत गाए और भांगड़ा भी किया। शहीद जवानों के अहल खाना को एजाज से नवाजा गया। आईजी ने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ दिन रात काम कर रही है। आईजी बीएसएफ कश्मीर राजा बाबू सिंह ने सरहदों की सूरत हाल के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान बहादुरी से हर हालत का मुकाबला कर रहे हैं। हम तैयार हैं, डिफेंस फोर्सेस तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर एनी चैलेंज। आप देखें हमारे बहादुर प्रहरी किस तरह सामना कर रहे हैं, किसी की मजाल नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से सेक्टर हेडक्वार्टर राजौरी में 57वां यौम तासीस मनाया गया। डीआईजी बीएसएफ डीएस सिंधु ने कहा कि ड्रोन के जरिए सरहद पार से हथियार और मुनशियात की सप्लाई सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नया चैलेंज बनकर उभरा है, लेकिन हम मुल्क दुश्मन अनासिर के हर किस्म के मजमूम अज़ाइम को नीस्त नाबूद करने के लिए पुरअज़्म है। सिंधु ने कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज है। श्रीनगर में गाड़ियों पर एनजीओज के स्टिकर लगाने पर पैसा वसूलने के खिलाफ एहतजाज किया गया। सिविल सोसाइटी के सरकर्दार रुकन उमर भट्ट ने प्रेस इंक्लेव में खामोश एहतजाज किया। उमर के मुताबिक वादी में गुज़श्ता चंद माह से यह मुबैना स्कैंडल जारी है। उनका कहना है कि कुछ एनजीओ गाड़ियों पर स्टिकर लगाती हैं और महकमे की इजाज़त के बगैर हर स्टिकर के 200 रुपये वसूल करती हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कैंडल की मुनासिब इंक्वायरी होनी चाहिए। आप कश्मीर के गांव, देहात और शहर में देख रहे हैं, उन पर ये 4 स्टिकर्स चिपकाए जाते हैं और एक स्टिकर का वैल्यू 200 रुपये मानकर 800 रुपये एक ड्राइवर से लिया जाता है। और ये स्टिकर्स बड़े आर्जी होते हैं, कुछ देर के बाद ये जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उससे यही स्टिकर चिपकाने को बोला जाता है। तो इस सिलसिले में जब पूरा रिसर्च मैंने किया तो 2 लाख से ज़ायद गाड़ियों पर ये चिपकाने के बाद 16 करोड़ का ये स्कैंडल ये साफ जाहिर करता है, ये गोरख धंधा है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।
बडगाम के खाग में वाक़ तौसा मैदान एक सरसब्ज़ शादाब और मशहूर सयाहती मकाम है। इलाके को बड़े पैमाने पर सयाहती नक्शे पर लाने के सिलसिले में महकमे सयाहत और ज़िला इंतज़ामिया बडगाम के इश्तराक से तौसा मैदान फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की ये रिपोर्ट। जिला बडगाम के दूर दराज इलाके खाग में वाक़ सयाहती मकाम तौसा मैदान को फारसी जबान में तूशाह मैदान कहते हैं, यानी तमाम मैदानों का बादशाह। तौसा मैदान सरसब्ज पहाड़ों के बीच कुदरती हुस्न की रानाइयों की दास्तान खुद बयान कर रहा है। यहाँ माहौलियाती आलूदगी भी नहीं है। इस जगह की जानिब बड़े पैमाने पर सयाहों को राग़िब करने की कोशिशें जारी है। महकमे सयाहत कश्मीर और जिला इंतजामिया बडगाम ने इस हवाले से तौसा मैदान फेस्टिवल का एहतमाम किया। महकमे सयाहत कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर जे नीतू, डीसी बडगाम शहबाज मिर्जा और दीगर ने शिरकत की। साइकिल रेस, बाइक रेस के अलावा मुख्तलिफ स्टॉल भी कायम किए गए थे। स्कूली बच्चों ने तौसा मैदान से मुताल्लिक पेंटिंग मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। अगरचे ये पहले ही टूरिज्म मैप पे है, लेकिन इनका जो पोटेंशियल है वो उस तरीके से अभी पब्लिसाइज नहीं हुआ। अभी उसकी पब्लिसिटी इतनी नहीं हुई जितना वहाँ पोटेंशियल है और जितना वहाँ और करने की ज़रूरत है। तो तौसा मैदान जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही अच्छी ऑफबीट डेस्टिनेशन है हमारी। ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, स्कोप है। आज ये वन डे फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया है, इससे तौसा मैदान को टूरिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी भी मिलेगी और इसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद भी होगी। सरमाई खेलों के लिए भी ये जगह काफी मौजू है। यहाँ बाकी इलाकों से बर्फ निस्बतन ज्यादा गिरती है। कोहे पैमाओं के लिए भी ये जगह काफी दिलचस्प मानी जाती है। यहाँ सयाहत को फरोग देने से खासी तादाद में लोगों को रोजगार भी फराहम होगा। फेस्टिवल्स कहते हैं या जो ऑफबीट डेस्टिनेशन है, बुनियादी मकसद ये है कि वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स जो है, खासतौर से जो जवान है, उनके लिए रोज़गार के साधन पैदा किए जाए। टूरिज्म के साथ साथ जहाँ लोग एंजॉय भी करते हैं, वहीं जो लोकल स्टेक होल्डर्स उनके रोज़गार के हवाले से भी जो है इनिशिएटिव लिए जाएँ। ये ऑनरेबल एलजी साहब की भी डायरेक्शन है। कुछ ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं जैसे दुधपत्री है, जैसे यूसमर्ग है, सोनमर्ग है, तो वहाँ पे विंटर्स के सपोर्ट्स के हवाले से हम कुछ एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। जो बाकी ऑफबीट डेस्टिनेशन है वो उन पे भी धीरे धीरे काम हो रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस वहाँ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज है, उनको दूर किया जा रहा है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह तौसा मैदान से होते हुए पूंछ और राजौरी पहुंचे थे। वो तौसा मैदान में कई दिन तक ठहरे थे। शेख नूरुद्दीन नूरानी भी कई बार तौसा मैदान में सुकूनत पजीर हुए हैं। तौसा मैदान में टूरिज्म फेस्टिवल के इनकाद पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। यहाँ ये फेस्टिवल हुआ, टूरिज्म फेस्टिवल, हम बहुत खुश है इलाका। तो हम इस खुशी में है कि इंशाल्लाह स्टार्ट हो गया, मतलब तौसा मैदान के डेवलपमेंट के बारे में। तो मेरी गुजारिश है टूरिज्म डिपार्टमेंट से कि यहाँ होम सिटी का इंतजाम किया जाए, जिससे आम लोगों को रोजगार मिले। कई साल पहले सरकार ने इस इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए इसको इको टूरिज्म के दायरे में लाया था, मगर बाद में सरकार की अदम दिलचस्पी और अदम तवज्जुही के बायस तौसा मैदान ज्यादातर चरवाहों तक ही महदूद रहा। उम्मीद की जा सकती है कि इस मर्तबा सरकार यहाँ संजीदगी का मुजाहरा करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तौसा मैदान खाग से मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर की गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में बहार अदब कुलगाम पटन ने एक निजी स्कूल के इश्तराक से एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया। अब्दुल मजीद शहबाज वानी गामी का शेरी मजमुआ अंदरुमदग का इजरा किया गया। इसकी सदारत प्रोफेसर इकबाल नास्की ने की। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसदुक हुसैन मीर मेहमान खुसूसी थे। SDM पटन सैयद फ़हीम बहकी ने मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से शिरकत की। वादी भर से शोरा और अदीबों ने शिरकत की। उधमपुर के देविका घाट पर देविका प्रोजेक्ट के तहत जोरों शोर से काम जारी है। अर्बन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कौमी दरिया के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे के तहत जंगी पैमाने पर घाट की बहाली व खूबसूरती का काम चल रहा है। PM मोदी ने साल 2019 में वर्चुअल तरीके से इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था, जिसका मकसद देविका और तवी में आलूदगी को कम करना था। मजहबी लिहाज से अहमियत का हामिल दरिया देविका जम्मू कश्मीर का पहला दरिया है, जिसे कौमी दरिया के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे के तहत बहाल किया जा रहा है। नदी की सफाई और खूबसूरती को लेकर मकामी अवाम में मसरत का माहौल है। वह पुरुम्मीद है कि प्रोजेक्ट की तकमील के बाद मकामी लोगों को रोजगार फराहम होगा। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।
न्यूज।